हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 4.6 को सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड में 4.6 जो है इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज से हर साल एक नया क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 टू ऑनवर्ड जितने भी हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और इस एक्सरसाइज में एक चीज़ और है कि आपने 7 से लेके 16 तक जितने भी क्वेश्चन है 15 तक, अगर आपको एक भी क्वेश्चन अच्छी तरह आ गया तो आगे वाले सारे क्वेश्चन सेम है। ठीक है ना। तो अब देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या पूछे कि आपने बताना है कि इनमें से कौन सा जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है उनका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। तो देखो, आपको सिर्फ किससे मतलब है, इनमें जो ए मैट्रिक्स गिवन होगा, जो भी आपको इक्वेशन गिवन होगी, दो आपको इक्वेशंस गिवन होगी, उसमें जो ए मैट्रिक्स वो क्या होगा, एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स होंगे। अब जैसे ए है ना 1 2, तो इसका मतलब आपकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स प्लस 2 वाई इक्वल टू 3। जो बी का 2 वाई इक्वल टू 2 वो कांस्टेंट होगा। और जैसे सेकंड वाले एलिमेंट है 2 3, तो क्या गिवन होगा इक्वेशन, 2x + 3y इक्वल टू बी का 3, तो ये किसके बराबर है, 3 के बराबर। तो आपने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 नहीं आए तो इसका मतलब जस्ट यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, कंसिस्टेंट। और अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। आपने बस यही याद रखना है, अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 नहीं होगा तो कंसिस्टेंट, अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ गया तो क्या बनेगा, इनकंसिस्टेंट। अब देखो, जैसे फर्स्ट पार्ट में निकालो डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट इसका क्या बन गया, -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इक्वेशन क्या बनेगी, कंसिस्टेंट। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। अब सेकंड क्वेश्चन में ए आपको क्या गिवन है, 2 -1 1 और 1। करो इसका डिटर्मिनेंट, 2 × 1 बन गया 1, माइनस फार्मूले का, और -1 का बन गया प्लस, 1 × 1 बन गया 1, तो 2 + 1 क्या बन गया 3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो क्या बन गया, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। मैंने आपको बोला अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा तो कंसिस्टेंट, और अगर इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर आ गया तो क्या बनेगा, इनकंसिस्टेंट। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। थर्ड में ए क्या गिवन है, 1 3 2 6। करो जी क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 × 1 6, माइनस फार्मूले का 3 × 2 6, तो 6 - 6 क्या बन गया, 0। और मैंने आपको क्या बोला था, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो क्या बनेगा, इनकंसिस्टेंट। इन्होंने आगे और भी निकाला कि एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करो, अगर वो नहीं 0 के बराबर होगा तो क्या बनेगा, इनकंसिस्टेंट। बट आपने सिर्फ क्या करना है, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या बन जाएगी, इनकंसिस्टेंट। ठीक है। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या आ रहा है, इनकंसिस्टेंट। देन नेक्स्ट देखो आप, फोर्थ क्वेश्चन। अब ये आपको क्या गिवन है कि 3 × 3 मैट्रिक्स। तो आपको पता है 3 × 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, बाय एक्सपेंडिंग। इसको क्या करना पड़ता है, एक्सपेंड करना पड़ता है। अब आप इसको चाहे R1 से एक्सपेंड करो, चाहे C1 से, चाहे R2 से। ठीक है, 6 में से कोई किसी भी आप रो या कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हो। तो हमने जब इसको एक्सपेंड किया, ठीक है, तो एक्सपेंड करने के बाद हमने देखा कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है,
ए और ए इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा तो क्या बन जाएगा, कंसिस्टेंट। फिफ्थ मैट्रिक्स में देखो, आपको मैट्रिक्स फिर से यहाँ पे क्या गिवन है, 3/3। इसको जब आपने एक्सपैंड किया तो आंसर क्या आ रहा है, ज़ीरो। और मैंने क्या बोला, अगर आपका आंसर ज़ीरो आ गया तो इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, इनकंसिस्टेंट। और देखो यहाँ पे लास्ट में लिखा होगा कि गिवन इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, नो नीड टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। ठीक है, ज़रूरत ही नहीं है, इट इज़ ओनली द वेस्टेज ऑफ टाइम। तो बस आपने देखना है, अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया तो क्या बनेगा, इनकंसिस्टेंट। सिमिलरली कम टू नेक्स्ट पार्ट। अब देखो सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, इसमें भी आपको 3/3 डिटर्मिनेंट गिवन है। तो आप क्या करो, इसको किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर दो। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बताऊँगा कि इसको एक्सपेंड किया कैसे, क्योंकि ये एक्सपेंशन वाला काम इट बिलोंग्स टू एक्सरसाइज 4.1। ठीक है ना, ये 4.1 से बिलोंग कर रही है। तो अब हम 4.6 पे, मतलब कि 4.1 से लेके 4.6 तक पहुंचने के लिए आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में भी एक्सपेंड करना पड़ा, सेकंड एक्सरसाइज प्रॉपर्टी वाली है वहाँ पे भी एक्सपेंड करना पड़ा, थर्ड एक्सरसाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल है वहाँ पे भी हमने एक्सपेंड किया। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ एक्सरसाइज क्या, इन्वर्स की, तो इन्वर्स में वहाँ पे भी हमें एक्सपेंड करना पड़ा, क्योंकि इन्वर्स का फार्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट। तो मतलब कि हमने लगभग हर एक्सरसाइज में एक्सपेंड करना सीखा है। तो अब यहाँ पे मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप इसको कैसे एक्सपेंड करोगे। ठीक है, तो ये है कि एक्सपेंशन के बाद आपका आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है आपका आई थिंक 51, तो विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब सोल्यूशन क्या है आपका, कंसिस्टेंट। तो इस एक्सरसाइज के जो पहले 6 क्वेश्चन हैं उसमें उन्होंने यही पूछा हुआ है कि आपने इनकी कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी बतानी है, कि वेदर द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। लेकिन जो बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है वो मैंने आपको पहले बोला, वो कहाँ से कहाँ तक है, 7 से लेके 15 तक। और एक चीज़ और अभी मैंने बोली थी आपको, कि अगर आप एक भी क्वेश्चन निकालना सीखे तो सारे क्वेश्चन सेम है, लगभग नहीं बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। इसमें इन्होंने क्या दिया है 7th क्वेश्चन में, कि आपने क्या करना है, सॉल्व यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मतलब कि सॉल्व का मतलब क्या होता है, कि जो भी बीच में वेरिएबल इन्वॉल्व है आपने इन वेरिएबल्स की क्या फाइंड करनी है, वैल्यू। लेकिन कौन सा मेथड अप्लाई करके, मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड क्या होता है, कि सबसे पहले आपने इसका क्या निकालना, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट करके फिर इसके क्या निकालने, कोफैक्टर। कोफैक्टर निकाल के फिर क्या करना है, इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट निकाल के फिर क्या करना है, इन्वर्स। ठीक है, जैसे हमने 4.5 में किया था सेम ऐसा करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले जो आपको एक्स वाई के कोफिशिएंट्स गिवन है उसको मैट्रिक्स ले लो ए। जो आपको राइट हैंड साइड में कांस्टेंट गिवन है उसको मैट्रिक्स ले लो बी। और जो बीच में वेरिएबल इन्वॉल्व हैं उनको ले लो मैट्रिक्स एक्स। तो डिटर्मिनेंट इसका क्या आ गया, 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। देखो अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। क्यों, क्योंकि इन्वर्स किसका एग्जिस्ट करता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका जो आपने डिटर्मिनेंट निकाल के देखा कि ज़ीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब नॉन सिंगुलर है, तो ए इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी, ठीक है। फिर हमने क्या करने, इसके कोफैक्टर निकालने। कोफैक्टर अब आपको पता है कि कैसे निकालते हैं, मैं थोड़ा बता भी देता हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ। अब देखो जैसे 5 का कोफैक्टर क्या है, 3। 2 का कोफैक्टर क्या है, -7। 7 का कोफैक्टर क्या है, -2। और 3 का कोफैक्टर क्या है, 5। तो एडजॉइंट का मतलब क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। सबसे पहले आपने क्या करना है, एलिमेंट्स की जगह उनके कोफैक्टर लिखने और उसका ट्रांसपोज कर दो। जैसे आपने ट्रांसपोज किया आपको क्या मिल गया, उसका एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। फिर हमने ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का फार्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट।
लेकिन डिटर्मिनेंट 1 है, इसका मतलब जो आपका एडजाइंट होगा वही आपका क्या बन जाएगा, इन्वर्स। तो इसका इन्वर्स निकल गया, ठीक है। अब इन्वर्स निकालने के बाद हमने क्या करना है, हमने मेथड एक इक्वेशन लगानी है कि ए एक्स किसके बराबर होता है, बी के बराबर। अगर ए एक्स इक्वल टू बी के बराबर आ जाए तो एक्स किसके बराबर होगा, ए इनवर्स बी। तो एक्स की वैल्यू पुट कर दी एक्स वाई। ए इनवर्स हमने अभी पीछे निकाला विच इज़ 3 - 2 - 7 5 इंटू बी। फिर इनको क्या करो, आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आपको दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन तो आती है, कैसे चलना है, फर्स्ट मैट्रिक्स में अलॉन्ग द रो चलना है, सेकंड मैट्रिक्स में अलॉन्ग द कॉलम। तो फाइनल जो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन मेरा आंसर क्या आ रहा है, 2 और -3। तो अब दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या बन गई 2 और y की वैल्यू क्या बन गई -3, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में भी 2 by 2 मैट्रिक्स है। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हमने देखा क्या आ रहा है, 11 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर हमने इसके क्या निकालने, कोफैक्टर। 2 का कोफैक्टर क्या होगा, 4। -1 का क्या होगा, -3। 3 का क्या होगा, प्लस का 1। 4 का क्या होगा, 2। फिर एलिमेंट्स की जगह उनके कोफैक्टर लिखने, और उसके बाद क्या कर दो, उसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करके क्या मिल जाएगा हमें, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। फिर हमने क्या फाइंड करना, इन्वर्स। और इन्वर्स करने के बाद फिर वही हमने इक्वेशन लगानी है कि x किसके बराबर होता है, ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की वैल्यू पुट करनी है, बी की वैल्यू पुट करनी है, x मीन्स की जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू पुट करनी है। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन x की वैल्यू क्या आ रही है, -5/11, और y की वैल्यू क्या आ रही है, 12/11। देखो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में किया, सेम ही आपने क्वेश्चन नंबर 11th 12th 13th 14th में करना है। सेम वही, पहले इनका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, माई कोफैक्टर निकालने हैं, एडजॉइंट निकालना है, इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के बाद x इक्वल टू ए इनवर्स बी फार्मूला अप्लाई करके वहाँ से क्या निकालना है, x और y की वैल्यू। एंड मैंने आपको पहले भी बोला और अब भी बोल रहा हूँ कि दिस एक्सरसाइज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज पर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आपने इस एक्सरसाइज का 7 से लेके 15 तक एक सिंगल क्वेश्चन भी लीव नहीं करना है। प्लस इसके रिलेटेड जो भी 1-2 एग्जाम्पल्स हैं वो भी आपने सॉल्व करनी है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो 4th यूनिट है उसमें एक्सरसाइज 4.1 से लेके 4.6 तक थी, तो ये सारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम आपका यूनिट नंबर 5th को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपके फर्स्ट 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए, अब हम यूनिट नंबर 5th को कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।